तो पहले हम लोग जो है जनरल साइंस से स्टार्ट करेंगे और उसमें क्योंकि बायोलॉजी का सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और थोड़ा डीप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम द बायोलॉजी सेक्शन, ओके, एंड देन विल मूव ऑन आफ्टर कंप्लीटिंग द बायोलॉजी, देन विल मूव ऑन टुवर्ड्स द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, राइट। तो पहले बायोलॉजी में हम लोग जो है फंडामेंटल्स टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे कि दो टॉपिक जो कि बहुत ही फंडामेंटल है, एक बायोमोलिक्यूल्स, ओके, और दूसरा जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा सेल। तो पहले बायोमोलिक्यूल्स हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक राइट डाउन बायोमोलिक्यूल्स। इसको हिंदी मीडियम की भी कोई है? मैं हिंदी में टर्मिनोलॉजी बोल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। दोनों लिखेंगे तो फिर टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो सबसे पहला टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स आज का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि चाहे सीजीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, जनरल साइंस से भी अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, है ना। पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते थे, डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन, बट अब वैसा नहीं है। अब आपको थोड़ा कंसेप्ट भी जानना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो वही मैं बोल रहा था कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी इवन सीजीपीएससी में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अब ज्यादा फोकस किए जा रहे हैं। जनरल साइंस से पहले बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा था, अब तो बहुत स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा अंदर से पूछ रहा है ना। तो थोड़ा सा डिटेल भी हमको करना पड़ेगा फैक्चुअल के साथ साथ, है ना। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है ये बायोमोलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जो टर्मिनोलॉजी है वो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जनरली, ठीक है। मॉलिक्यूल्स मतलब कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनको बनाने के लिए जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है, या तो वो एलिमेंट हो सकता है या तो फिर दूसरा चीज क्या हो सकता है, आपका मॉलिक्यूल हो सकता है ना। तो जैसे हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सेल्स, तो वो सेल किससे बने हुए हैं। सो जो मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल है उनको बनाने के लिए वो क्या है, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो इनमें से कुछ बायोमोलिक्यूल्स तो हम जो है फूड के थ्रू भी खाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट। सेल को बनाने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट चाहिए और हमारे बॉडी को चलाने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट चाहिए। फॉर एग्जांपल फैट, फॉर एग्जांपल प्रोटीन। तो इसमें हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लो बायोमोलिक्यूल्स की, ताकि आपको पता हो जाए क्या है ये, है ना। तो लिखो केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वे अणु जो जीवों में पाए जाते हैं, ठीक है। केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वे रासायनिक अणु भी लिख सकते हो या वे अणु जो जीवों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है वो है प्रोटीन, ठीक है। तो अभी हम लिस्ट लिख रहे हैं, उसके बाद वन बाय वन हम इसको डील करेंगे, ठीक है। एग्जांपल लिख के आप लिस्ट लिख लो, प्रोटीन, ठीक है। सेकंड में लिख लो फैट, या उसी को हम लिपिड भी बोलते हैं, फैट या वसा आप उसको बोल देते हैं, ठीक है, हिंदी में वसा या लिपिड, ठीक है। इसके बाद में एक और है एंजाइम्स, एंजाइम्स या एंजाइम लिख सकते हो आप, है ना। इसके बाद में हम तीसरा देखते हैं, फोर्थ देखते हैं, जो कि है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। एंड द नेक्स्ट आप लिख लो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है ना, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। और एक और लिख लो वाइटामिन्स या विटामिन, ठीक है। ये कुछ बायोमोलिक्यूल्स है जहां से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहला हम टॉपिक डालते हैं प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद फिर वन बाय वन हम दूसरी चीजों को भी डील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। तो व्हेन इट कम्स टू द प्रोटीन, तो पहला जो पॉइंट मैं आपको बोलूंगा, ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जटिल
अणु है बोल सकते हो, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। When it comes to the protein, we call it complex molecule. Whenever I will quote any biomolecule as a complex biomolecule, ये आपको पेपर में पूछेगा उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, याद रखना, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बोलने का मतलब एक पॉलीमर की तरह है। पॉलीमर मतलब जिसका बहुत लंबा स्ट्रक्चर हो। केमिस्ट्री में बहुत कार्बन 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 के मिलके बहुत सारे लंबे स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, बड़े स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है उसका एक सिंगल मॉलिक्यूल भी होगा, मतलब जिससे मिलके वो बना हुआ है। तो क्वेश्चन पेपर में उसका सिंपलेस्ट फॉर्म पूछेगा आपको, ठीक है। तो अगर हम प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म देखें तो वो क्या है, वो है अमीनो एसिड या अमाइनो एसिड, जो भी बोल लो आप, अमाइनो एसिड, ठीक है। तो इसके सामने मैं लिख रहा हूं सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, ओके। ये आपको याद रखना है, सरल रूप लिख सकते हो आप, ठीक है। तो प्रोटीन का सरल रूप अगर पूछा जाए या सिंपलेस्ट फॉर्म पूछा जाए तो क्या है, अमाइनो एसिड। तो इसका मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिटेल जा रहा हूं। मान लो कि ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं वन बाय वन, ये सारे के सारे अमाइनो एसिड है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो आप देख रहे हो ये है एक अमाइनो एसिड, लेट्स से, ओके। अब ऐसे खूब सारे अमाइनो एसिड मिलकर के क्या बना लिए, ये पूरा स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इसको हम बोल रहे हैं प्रोटीन, ठीक है ना, इतना क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, कई बार ये भी पूछ लेता है कि ये अमाइनो एसिड आपस में किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, मतलब इन अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो वो बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, ओके। ये आपको याद रखना है, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड फाउंड बिटवीन द अमाइनो एसिड, ओके, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछ जाता है कई बार कि कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर। इसके बाद में अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि प्रोटीन, ठीक है, ये सेल बनाने में तो काम आता है, सेल के बारे में जब बताऊंगा तो सेल की कंपोजिशन बताऊंगा कौन कितना परसेंटेज में है। लेकिन अगर हम इसको फूड की तरह से अगर लेते हैं, ठीक है, तो हम क्यों लेते हैं, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी। सेल फॉर्मेशन तो है, उस पर हम नहीं जाएंगे, हम सेल में बात करेंगे उसको। अभी अगर हम देखें एज ए न्यूट्रिशियन, जब हम इसको इनटेक करते हैं फूड के रिसोर्सेज से, देन व्हाट द प्रोटीन मॉलिक्यूल विल डू इन आवर बॉडी। तो ये हमारे मसल्स के ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड है। तभी तो कोई पर्सन अगर जिम जा रहा है तो हाई प्रोटीन इंटेक लेता है, क्यों, क्योंकि वो मसल को डैमेज कर रहा होता है। जब कोई भी डंबल्स उठा रहा है तो वहां की मसल डैमेज हो रही है, उस मसल्स को फिर से रीबिल्ड करने के लिए, है ना, किसकी जरूरत होती है, प्रोटीन की। तो एक प्रकार से हम बोले तो ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ मसल, तो इसका फंक्शन लिखो आप नेक्स्ट, यहां पर एक लिख लो फंक्शन, कार्य लिखना है तो लिख लो, ठीक है, फंक्शन या कार्य। तो फंक्शन में लिख लो ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ मसल्स, मांसपेशियों के वृद्धि एवं मरम्मत, ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है, वृद्धि एवं मरम्मत, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, ओके, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन हो गया। नाउ सम टाइम इन क्वेश्चन पेपर दे आल्सो आस्क वन क्वेश्चन दैट फ्रॉम द एग्जांपल्स, लाइक हेयर में कौन सा प्रोटीन होता है, लाइक मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा होता है एनिमल वर्ल्ड में या बायोस्फीयर में, ऐसा क्वेश्चन। तो कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं आप दे रहा हूँ, नोट पॉइंट करके लिख लो आप, ठीक है। तो नोट पॉइंट करके लिखो फर्स्ट पॉइंट, राइट ऑन द फर्स्ट पॉइंट, इसमें लिखो मिल्क प्रोटीन, दुग्ध प्रोटीन या मिल्क प्रोटीन आप लिख लो। मिल्क प्रोटीन में के नाम से कौन सा फेमस है, एनीवन, केसीन आता है, ठीक है। केसीन को हम बोलते हैं क्या, मिल्क प्रोटीन, केसीन, केसीन, ओके, केसीन इज द मिल्क प्रोटीन, राइट। इसके बाद में दूसरा लिखो हेयर प्रोटीन, हेयर प्रोटीन, हेयर प्रोटीन क्या होता है, केराटिन, केराटिन, यस, KERATIN, ठीक है। ये केराटिन जो है ये हेयर प्रोटीन, ओके। ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले प्रोटीन के एग्जांपल में से एक है, इन दोनों को याद रखना। इसके बाद दो और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, वो ध्यान रखना। तो लिखो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, राइट डाउन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, जंतु किंगडम में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन, जंतु
जगत में, किंगडम मतलब जगत है ना, जंतु जगत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। ठीक है, तो कौन सा है वो है कोलेजन। कोलेजन, यस, COLLAGEN, कोलेजन। ओके, कोलेजन, ठीक है, कोलेजन। तो ये है। इसके बाद में लिखो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर, इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर, संपूर्ण जैवमंडल में, संपूर्ण जैवमंडल में पाए जाने वाला प्रोटीन, संपूर्ण जैवमंडल में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन। ओके, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर। ओके, लिखो उसमें रुबिस्को, ऐसा लिखना, ठीक है, क्योंकि वो शॉर्ट नेम है। मैं यहां लिख रहा हूं RUBISCNO, जो कैपिटल्स में हो कैपिटल में लिखना, हिंदी में रुबिस्को, ठीक है, रुबिस्को। इसका फुल फॉर्म है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीनेज। फुल फॉर्म नॉट रिक्वायर्ड, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये शॉर्ट नेम याद रखना है, रुबिस्को। रुबिस्को एक्चुअली में प्लांट के बॉडी में पाया जाता है, और अगर एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम को कंपेयर करें, है ना, तो प्लांट के नंबर्स ज्यादा है, प्लांट की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो अगर पूरे बायोस्फीयर को देखें, प्लांट अगर ज्यादा है, तो अगर बोला जाए कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है पूरे बायोस्फीयर में, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, रुबिस्को। ये एनिमल में नहीं पाया जाता, ये बात याद रखना, ये केवल केवल प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, प्लांट का एक एंजाइम है एक्चुअली वो, ठीक है ना, और उसी को प्रोटीन भी बोलते हैं हम वहां पर, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एंड इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोटीन पार्ट, राइट ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो दूसरा टॉपिक में विटामिन कवर कर रहा हूँ, ठीक है, वन बाय वन हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो विटामिन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द विटामिन्स, इसको हम मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, ये टर्म यूज किया जाता है, ये पूछा नहीं जाता, बस मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स का मतलब ये होता है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मतलब कि उपापचयी क्रियाएं, उसको हम हिंदी बोलते हैं, है ना, उसको रेगुलेट करने में, नियंत्रण करने में काम करते हैं। तो आप इसमें एक लाइन लिख लो, इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द बॉडी, यह शरीर में उपापचयी क्रियाओं पर, उपापचयी क्रियाओं का नियमन करते हैं, ऐसा लिखना, रेगुलेट मतलब नियमन। इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द बॉडी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द बॉडी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द बॉडी। ओके, यह शरीर में उपापचयी क्रियाओं का नियमन करते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू द विटामिन्स, अच्छा एक चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन कौन से बायोमोलिक्यूल को खाने पे हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं पूरे बायोमोलिक्यूल पढ़ा दूंगा। बट मैं अभी स्टिल पूछ रहा हूं आपसे कि प्रोटीन को खाने से एनर्जी मिलती है, यस मिलेगी, विटामिन को खाने से नहीं, विटामिन्स डजंट प्रोवाइड यू एनर्जी, विटामिन्स एटीपी प्रोवाइड नहीं करता। हमारी बॉडी की एनर्जी क्या है, एटीपी, है ना, बाद में हम देखेंगे उसके बारे में। तो विटामिन्स एटीपी प्रोवाइड नहीं करता, बट स्टिल विटामिन रिक्वायर्स इन आवर बॉडी। तो जो मॉलिक्यूल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, उसको हायर क्वांटिटी में हम नहीं खाते, उसको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत होता है, ठीक है ना। ज्यादा खाएंगे तो हाइपर वाला केस आ जाएगा, कम खाएंगे तो फिर हाइपो वाला केस, मतलब अधिकता और कमी दोनों हो सकता है, डिफिशियंसी ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, है ना, क्योंकि विटामिन फूड रिसोर्स में बहुत कम अमाउंट में रहता है वो, ठीक है। तो विटामिन्स को हमने मेटाबोलाइट्स क्यों बोला, क्योंकि हमारे शरीर के मेटाबॉलिक रिएक्शन, अभी मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, जैसे कि रेस्पिरेशन, जैसे कि डाइजेशन, है ना, इन सब चीजों में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर इतनी बात। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, ये जो विटामिन्स हैं इनके टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर उस टाइप के अंदर में जो उसकी कैटेगरी है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर कैटेगरी के बाद में उनके जो बायोकेमिकल नेम है उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और फिर डिसीज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि डिफिशियंसी डिसीज है।
तो वो सारा चीज हम यही कवर कर लेंगे। हम डिसीज में ऐसा नहीं कि विटामिन के डिसीज बाद में करेंगे, नहीं अभी करेंगे इसको, है ना, ताकि एक ही जगह में कवर हो जाए। तो अभी हम टाइप्स ऑफ विटामिन लिखेंगे, ठीक है। तो मैं फ्लो चार्ट के जरिए आपको इसके बारे में बताऊंगा, वैसा ही आप चाहो तो लिख सकते हो, है ना। तो टाइप्स ऑफ विटामिन में या क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन हम पहले पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, और उसमें मैं एक साइड लिख रहा हूं फैट सोल्यूबल विटामिन, मतलब ये वसा में घुलनशील विटामिन है ना, वसा में घुलनशील। और एक है आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल, ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन, जल में घुलनशील, ठीक है। तो एक जल में घुलनशील है और एक वसा में घुलनशील, है ना, फैट सोल्यूबल। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा which of the following vitamin is not the example of water soluble or fat soluble or is the example, है ना, इनमें से कौन सा वाटर सोल्यूबल है, कौन सा फैट सोल्यूबल है, ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है। तो यहां से पहले हम लिस्ट बना लेते हैं। एक विटामिन है आपका विटामिन ए, ठीक है। उसके बाद लिखो विटामिन डी, उसके बाद लिखो विटामिन ई, और उसके बाद लास्ट में लिखो विटामिन के। ये जो 4 विटामिन आप देख रहे हो ए, डी, ई और के, है ना, ये सब के सब क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है, मतलब ये फैट में डिसॉल्व हो जाते हैं जैसे हम इसको खाते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम समझेंगे थोड़ी देर में। वाटर सोल्यूबल में 2 ही आपको याद रखना है, एक आपका है विटामिन बी और दूसरा है विटामिन सी, ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी, राइट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल? इसका मतलब ये है कि जब आप इन्हीं में से किसी भी विटामिन को कंज्यूम करोगे फूड रिसोर्सेज के जरिए, तो अगर ये विटामिन देख रहे हो आप, अब ये विटामिन डायरेक्ट जाकर के आपके जो फैट है टिश्यू, फैट टिश्यू, उसमें जाके घुल जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और ये विटामिन जो आपके बॉडी के अंदर वाटर है उसमें जाके डिसॉल्व हो जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि वाटर आप रेगुलर बेसिस में पर डे आप पानी पीते हो, और फिर आपकी बॉडी किडनी मतलब फिल्टर करके उसको यूरिन के फॉर्म में निकाल देती है। जब किडनी उसको फिल्टर करती है ब्लड को और वाटर को भी निकाल देती है वहां से एक्सेस अमाउंट, तो न्यूट्रिशन भी निकल जाते हैं उसके जरिए, समझ गए ना। इसलिए देखना, ज्यादा अगर यूरिनेशन हो रहा है तो फिर ब्लड प्रेशर भी कई बार लो हो जाता है क्योंकि सॉल्ट भी निकल रहा है, ये विटामिन बी और सी भी निकल जाता है, समझ गए ना। तो अगर पूछा जाए कि रेगुलर इनटेक किसकी जरूरत है, हमको रोज खाने की जरूरत है जिस विटामिन को, वो क्या है, बी और सी। तो जल्दी डिफिशियंसी किसकी आएगी, बी और सी की। फैट तो हमारी बॉडी निकालती नहीं है, फैट निकालती है थोड़ा बहुत ऑयल के फॉर्म से, हमारी स्किन से ऑयल निकलता है, लेकिन ऐसे नहीं निकलता जैसे वाटर निकलता है ना। तो ये विटामिन की डिफिशियंसी जल्दी अराइज नहीं होती, समझ गए ना, लॉन्ग टर्म में अराइज होगी। अगर बहुत कम, मान लो आप सुबह उठ करके सन के सामने जा ही नहीं रहे हो, ठीक है, तो बहुत लंबे समय के बाद में आपके बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी होने लग जाएगी, है ना, तो वो ऐसा होती है। तो ये एक तो आपको समझ में आ गया फैट सोल्यूबल विटामिन क्या है और वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या है, ठीक है। तो आपके वाटर के बॉडी के वाटर में डिसॉल्व होगा, ये आपके फैट में। तो फैट वाला जो है आपके बॉडी में परसिस्ट करता है लंबे समय तक। तो आज अगर आप खा लिए, कल नहीं खाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परसों भी खाओगे तो कोई फर्क नहीं, खाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपके फैट में है, वहां से यूटिलाइज हो जाएगा। बट ये आपको रेगुलर लेना पड़ता है, खाना पड़ता है, ठीक है। अब हम एक लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट में हम एक साइड विटामिन लिखेंगे, दूसरे साइड उसका बायोकेमिकल नेम, इसका मतलब जैव रासायनिक नाम, और उसके बाद में हम उसका डिफिशियंसी डिसीज लिखेंगे, उसकी कमी से होने वाले रोग, ठीक है। तो एक टेबल बना लो, 3 कॉलम आपको बनाना है, ठीक है। पहले कॉलम में आप लिखो विटामिन, नेम ऑफ विटामिन या विटामिन लिख सकते हो, उसके बाद में उसका बायोकेमिकल नेम, बायोकेमिकल नेम, और उसके बाद में डिफिशियंसी डिसीजेस, ओके, डिफिशियंसी डिसीजेस, कमी से होने वाले रोग। तो कमी से होने वाले जो रोग है वो उसमें केवल इंपॉर्टेंट वाले जो है उसको डिस्कस करना है, सबको नहीं करना है, लेकिन बायोकेमिकल नेम सबके डिस्कस करना है। सबसे पहले हम जो है ना विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन का पूरा कवर कर लेते हैं, ठीक है, वन बाय वन। सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए का जो बायोकेमिकल नेम है वो है रेटिनॉल, ओके, क्या नाम है इसका, रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल, है ना। तो रेटिनॉल जो है
ये सब अगर आप सुनोगे ये टर्म को तो आपको पता चलेगा कि बॉडी में भी ऐसा कुछ रिलेटेड टर्म है रेटिना से जुड़ा हुआ, है ना। तो रेटिना क्या है, आई में पाया जाता है, आई का जो जहां पर इमेज फॉर्म होता है, राइट, जो भी हम देखते हैं उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, रेटिना में हो रहा है। तो रेटिना में कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स या उसको पिगमेंट बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रॉड और कोन्स, है ना। इन सेल्स के जो मेंटेनेंस में इस विटामिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी होगी तो आईज वाली प्रॉब्लम आएगी, और वो आईज वाली प्रॉब्लम क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को थोड़ा कम देखना, समझ गए ना, ठीक है ना। रतौंधी उसको हम हिंदी में बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी। तो वो आप लिख लो यहाँ पर, डिफिशियंसी डिसीज में क्या लिखोगे, नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी, है ना, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। बायो में थोड़ा इंग्लिश टर्म भी आपको जानना पड़ेगा ना, कई बार वो देवनागरी में इंग्लिश वर्ड को ही लिख देते हैं, तो वो आपको जानना पड़ेगा। नाइट ब्लाइंडनेस, एक और मैं नाम बता रहा हूं वो भी लिख लो, कई बार वो नाम भी देता है, इंग्लिश में ही लिख लेना आप भी, है ना। ज़ेरप्थेलेमिया, स्पेलिंग में कोट कर रहा हूं, XERO, XERO PH, इसी में डिफिशियंसी में कॉमा करके आप लिख लो, कई बार वो नाम देता है, ठीक है। XERO PH TH A, XERO PH TH A LAMIA, ओके। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, XERO PH TH A LAMIA, ज़ेरप्थेलेमिया, ठीक है ना। बायो में थोड़े से ऐसे टिपिकल टर्म आएंगे। ये एक और डिसीज है ये, है ना, दूसरा नाम नहीं है, एक और डिसीज, कॉमा करके लिखाया हूं मैं। तो ज्यादातर आपको नाइट ब्लाइंडनेस पूछेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा एडवांस पूछना होगा तो ज़ेरप्थेलेमिया लिख के देगा वो, ठीक है, वो आपको याद रखना है। अब आते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी को हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, ओके। विटामिन डी ये है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, CALCIFEROL, कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की डिफिशियंसी से कौन सा डिसीज होता है, किसी को पता है, रिकेट्स, रिकेट्स होता है, ठीक है। तो लिखो RICKETS, रिकेट्स, है ना, हिंदी में भी रिकेट्स, ठीक है, RICKETS, रिकेट्स, ओके। ये बोन की प्रॉब्लम है ना। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि विटामिन डी जो है क्या सनलाइट से मिलता है, मतलब सनलाइट में विटामिन डी होता है, सनलाइट से विटामिन डी ऐसा मिलता है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं। देखो सनलाइट, अर्ली मॉर्निंग सनलाइट है, उसमें स्पेसिफिक काइंड ऑफ वेवलेंथ रिक्वायर्ड होता है, जब वो हमारे स्किन में स्ट्राइक करती है ना, वो सनलाइट, तो हमारे बॉडी के स्किन के नीचे में एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है ना, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, और उस ब्रेकडाउन के कारण से विटामिन डी क्या होता है, सिंथेसाइज होता है। हम बचपन में रट लेते हैं कुत्ते काटने से क्या होता है, लेकिन हर कुत्ते के काटने से रेबीज नहीं होता, अगर रेब्डो वायरस है तो वो कारण बनता है रेबीज का। वैसे ही सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं होता, वो जब स्ट्राइक करता है तो विटामिन डी सिंथेसाइज होता है, समझ गए ना, याद रखना। तो अगर पूछेगा कि कौन सा विटामिन हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है, एक तो आपको देखना पड़ेगा विटामिन डी है क्या ऑप्शन में, अगर विटामिन डी होगा तो विटामिन डी आंसर होगा। विटामिन डी गेट सिंथेसाइजेस इनसाइड आवर बॉडी, वो बाद में लिख लेना आप लास्ट में, लेकिन मैं बताऊंगा ऑलरेडी। एक और विटामिन है जो सिंथेसाइज होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, वो इसलिए अभी बता दे रहा हूँ, बाद में लिखवा दूंगा मैं। इसके बाद तीसरा विटामिन क्या था जो फैट सोल्यूबल था, विटामिन ई, ठीक है ना, विटामिन ई। विटामिन ई को हम लोग बोलते हैं जो है टोकोफेरॉल, TOCO, ठीक है, टोकोफेरॉल, THEROL है यहाँ पर, ठीक है, टोकोफेरॉल, THEROL, टोकोफेरॉल, ओके। तो विटामिन ई जो है इसकी डिफिशियंसी को तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन विटामिन ई का एक और नाम भी है, कॉमन नेम है, वो पूछ भी देता है कई बार, गर्ल्स विल नो इट बेटर,
देखिए ब्यूटी पार्लर में यूज होता है। विटामिन ई स्किन केयर के लिए यूज होता है, हेयर के लिए यूज होता है ना। तो विटामिन ई कैप्सूल जान रहे होगे आप लोग। तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। तो ब्यूटी पार्लर से ज्यादा ब्यूटी विटामिन है ना। तो विटामिन इसके नीचे में आप लिखे ना, यहाँ मत लिखना वो बायोकेमिकल नेम नहीं है, वो कॉमन नेम है ना। तो विटामिन ई के ही नीचे में लिखना, बायोकेमिकल नेम मत लिखना। तो विटामिन ई इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन ही लिखना, सौंदर्य विटामिन मत लिखना हिंदी में ना, ब्यूटी विटामिन ही लिखना, ठीक है। तो इसकी कमी से क्या होता है, विटामिन ई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है फर्टिलिटी के लिए। अगर मान लो विटामिन ई की डिफिशियंसी होगी तो कौन सी प्रॉब्लम आएगी, इनफर्टिलिटी की, ठीक है। इनफर्टिलिटी या लेस फर्टिलिटी आप लिख सकते हो, ठीक है ना, इनफर्टिलिटी या लेस फर्टिलिटी। ये फर्टिलिटी ही लिखे ना आप ना, इनफर्टिलिटी। हिंदी में अगर होगा तो वो ऑप्शन देगा जनन क्षमता में कमी, ऐसा करके कुछ लिखा होगा ना। इनफर्टिलिटी आप इंग्लिश का ऑप्शन में देख लें, इनफर्टिलिटी, ठीक है ना। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट, खासकर स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम ज्यादा राइज होती है फीमेल बॉडी में, है ना। एडीई के, नेक्स्ट विटामिन के, ठीक है। विटामिन के का दो नाम है, तो दोनों नाम हम लिख लेते हैं। एक लिखो पहला फाइलोक्विनोन, PHYLLO, PHYLLO, QUINONE, फाइलोक्विनोन, ओके, फाइलोक्विनोन, PHYLLO QUINONE, फाइलोक्विनोन, ठीक है। इसके बाद में एक और नाम भी है, और करके लिख लो, नेफ्थोक्विनोन, NAPTHOQUINONE, नेफ्थोक्विनोन, ओके, नेफ्थोक्विनोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोई सा भी नाम दे सकता है, ध्यान रखना। अगर विटामिन के की डिफिशियंसी हुई बॉडी में तो फेलियर टू क्लॉट ब्लड वाली प्रॉब्लम आएगी, मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत आएगी। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, आंसर इज विटामिन के। ये हम ब्लड में पढ़ेंगे ऑलरेडी, जब सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ेंगे। तो यहां पर लिखो फेलियर टू क्लॉट ब्लड, ओके, फेलियर टू क्लॉट ब्लड, रक्त का थक्का बनाने में क्या होती है, प्रॉब्लम आती है ना। फेलियर टू क्लॉट ब्लड, ठीक है, रक्त के थक्का निर्माण में समस्या। ये प्लेटलेट्स को अफेक्ट नहीं करती है, उसकी एक्टिवेशन को अफेक्ट करती है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। क्योंकि और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन वगैरह होता है, तो वो सब में प्लाज्मा प्रोटीन के सिंथेसिस में विटामिन के का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। तो वो अगर नहीं रहेगा तो फिर प्रोटीन नहीं बन पाएगा, मतलब वो प्रोटीन नहीं बन पाएगा, प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। वो हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये हो गया चारों के चारों क्या, फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में हमने देख लिया। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, एक नोट पॉइंट आपको नीचे में लिखना है, फिर लिस्ट को कंटिन्यू करेंगे। विटामिन डी एंड विटामिन के गेट सिंथेसाइजेस इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण होता है, हिंदी में, है ना। विटामिन डी एंड विटामिन के गेट synthesized inside our body, synthesize inside our body, synthesizes और synthesize लिख लो, inside our body, ओके। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो विटामिन डी तो स्किन के नीचे होता है, विटामिन के को सिंथेसाइज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट गट बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। वो इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया वो विटामिन के का सिंथेसिस करते हैं, समझ गए ना। अपने आप हमारी बॉडी नहीं करती, कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो करते हैं, गुड बैक्टीरिया, ठीक है। वो हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, इसके बाद में कंटिन्यू करना लिस्ट को। पहले हम विटामिन सी लिख रहे हैं, उसके बाद विटामिन, क्योंकि विटामिन बी में मेरे को और भी नाम बताने हैं, वो कॉम्प्लेक्स विटामिन है ना, बहुत सारे अलग अलग विटामिन बी है। तो पहले विटामिन सी लिखो, और विटामिन सी के सामने उसका बायोकेमिकल नेम लिख लो, एस्कॉर्बिक एसिड, ASCORBIC, यस, एस्कॉर्बिक, ओके, एस्कॉर्बिक एसिड, ये इसका बायोकेमिकल नेम है ना। और इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, स्कर्वी, जस्ट SCU
RVY, ये याद रखना, ठीक है। स्कर्वी, कर्वी, ओके, हिंदी में एस्कॉर्बिक एसिड। अब आते हैं विटामिन बी। देखो हमने लगभग सारे इंपॉर्टेंट कवर कर दिए, लेकिन कुछ विटामिन बी बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो विटामिन बी वन पहले लिखेंगे, तो हम मल्टीपल विटामिन बी अब डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो विटामिन बी वन पहले लिखो, और विटामिन बी वन का नाम लिखो थायमीन, THIAMINE, THIAMINE, थायमीन, ठीक है ना। और विटामिन बी वन की डिफिशियंसी से होने वाला डिसीज को पेपर में पूछता है, ठीक है, वो होता है बेरी, याद रखना, ठीक है, BERI, बेरी, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है, डायरेक्टली सारे नहीं करेंगे हम, जो इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट उसी को हम डिस्कस करेंगे। विटामिन बी3 इसके बाद में, हालांकि विटामिन बी2 भी है, विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। डिफिशियंसी डिसीज इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आपको लिखना है तो आप विटामिन बी2 भी लिख सकते हो, है ना। मैं बोले लिख दे रहा हूं यहां पर, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, ठीक है। डिफिशियंसी डिसीज इंपॉर्टेंट नहीं है। विटामिन, इसके बाद में बी थ्री डिसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी3 को हम बोलते हैं आपको नाइसिन, NIACIN, ओके। और यहां पर जो डिसीज होता है वो पेपर में पूछा था पेलाग्रा, देखो PELLAGRA, PELLAGRA, ओके, पेलाग्रा, ये पूछा जाता है, ठीक है। ये मसल्स की प्रॉब्लम होती है ना, वीकनिंग मसल्स का प्रॉब्लम मेनली है, तो वो याद रखना। वो उससे पूछेगा नहीं आपको यहाँ पर डिसीज के सिम्टम्स वगैरह से। नेक्स्ट लिखो विटामिन बी5, इसके बाद विटामिन बी5 लिखना, ठीक है। बी4, बी5 में लिखो पेंटोथेनिक एसिड, नाम है इसका क्या, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, ओके। तो बी5 पेंटोथेनिक एसिड, डिसीज में कुछ नहीं लिखना है, बस आपको नाम लिखना है अभी, ठीक है। इसके बाद में लिखो बी6 पायरिडॉक्सिन, क्योंकि अब जो है वो नाम इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी6 ये है पायरिडॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सिन, PYRIDOXINE, पायरिडॉक्सिन, ओके। बी6 का नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन है। इसके बाद में लिखो बी7 बायोटिन, ठीक है, बी7 बायोटिन, बी7 को हम बायोटिन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन, ठीक है। इसके बाद में लिखो बी9, बी9 क्या है, फॉलिक एसिड, ठीक है, यहां पर मैं साइड में लिख रहा हूं बी9 फॉलिक एसिड, ओके। बी9 जो फॉलिक एसिड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फीटस के ग्रोथ के लिए, इसीलिए फॉलेट टैबलेट दिए जाते हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना। इसके बाद में नेक्स्ट जो है बी12 लिखो, बी12 थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेम है, साइनेकोबालामिन, आई एम पुटिंग द स्पेलिंग CYANO, CYANO, साइनेकोबालामिन, CO उसके बाद में लिखना, ठीक है, COBALAMIN, ओके, साइनोकोबालामिन। ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछता है कि भाई किस विटामिन में ट्रेसेस ऑफ कोबाल्ट है, ऐसा बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन बहुत सारे वन एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसमें अगर नाम देखोगे तो COBAL, कोबाल्ट, नाम वहीं से आ रहा है, समझ गए ना, वो नाम में ही कोबाल्ट इसीलिए ही आया है, याद रखना। तो इस विटामिन में कोबाल्ट के ट्रेसेस मिलते हैं, है ना, CO। तो लिखो ट्रेसेस ऑफ कोबाल्ट फाउंड इन विटामिन बी12, ठीक है ना। तो आप सीधा लिख लेना बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ऐसा लिख लेना, कोबाल्ट, ना।
कोबाल्ट ऐसा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। ऐसे ही ट्रेसेस वाले क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन पूछता है, वो विटामिन ए से है, ठीक है। तो विटामिन ए जो है उसमें पूछेगा आपको कि एक गोल्डन राइस है, मॉडिफाइड क्रॉप है ना। तो गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन, देखो राइस में विटामिन नहीं होता, राइस में कार्बोहाइड्रेट होता है नॉर्मल, लेकिन एक ऐसा राइस डिजाइन किया गया है जिसमें विटामिन भी पाया जाता है, वो है गोल्डन राइस। तो ये एक नोट पॉइंट और लिख लेना कि गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस इनरिच्ड विथ विटामिन ए। गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है, बस आपको लिखना, इनरिच्ड विथ विटामिन ए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया पूरा। नायसिन, NiACIN, नायसिन। एक और नाम भी होता है निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं, नायसिन फेमस नाम है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर हमने विटामिन का जो पोर्शन था वो कवर कर लिया। देखो आपको एक पता होगा कि आयरन की डिफिशियंसी से क्या होता है, एनीमिया होता है, ये तो पता होगा सबको, है ना। लेकिन जब पूछते कि कौन सा विटामिन की डिफिशियंसी से एनीमिया हो सकता है, लेकिन वो नॉर्मल एनीमिया नहीं होता, वो कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ एनीमिया होता है, उसके नाम जानने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर विटामिन से क्वेश्चन पूछे एनीमिया को लेकर के, तो आपको याद रखना है ऑप्शन में या तो 6 लिखा होगा या 9 लिखा होगा या 12 लिखा होगा, ठीक है। तो लिखो एक नोट पॉइंट, पहले मैं हिंदी बोल रहा हूँ, विटामिन B6, B9 और B12 की कमी से, B6, B9 और B12 की कमी से विशेष प्रकार के एनीमिया होते हैं। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B6, B9 एंड B12, okay, due to deficiency of vitamin B6, B9 and B12, specific kind of anemia can occur, specific kind of anemia may occur लिख लेना, है ना। जैसे एक है मेगलाब्लास्टिक एनीमिया, जो B9 और B12 की कमी से होता है, तो वो सब नाम आपको जरूरत नहीं है, इतना आपको ध्यान रखना है कि एनीमिया नाम से अगर पूछा विटामिन को लेकर के, तो 6, 9 या 12 में से कुछ ऑप्शन में होगा या उनकी कॉम्बिनेशन से बना होगा ऑप्शन, ये आपको ध्यान रखना है। जनरली तो हम जानते हैं आयरन से होता है, कई बार ऐसा थोड़ा अलग से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द विटामिन पार्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन, दैट इज, तो हमने दो कवर कर ली ना, प्रोटीन और विटामिन।